हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट विद पूनम। तो स्टूडेंट्स चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना पेपर। ये जो हमारा पेपर है ये 9 अक्टूबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में हुआ है। ये हमारे 12वें नंबर की वीडियो है। अगर आप चाहे तो इससे पहले 11 वीडियो है उनको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ओपन है। ये इंग्लिश वाले बच्चे देख सकते हैं कि पहले डीआई दी हुई है और डीआई के नीचे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पेपर। तो पहले दिया हुआ है कि नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2015 से 2019 तक 6 अलग अलग देशों से तेल आयात के आंकड़े दिए गए हैं, मिलियन टन में दिए गए हैं। तालिका के अनुसार प्रश्न 1 से 5 तक आपको उत्तर देना है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि नीचे टेबल दी हुई है, ये वर्ष दिए हुए हैं और ये शहर दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुल मिलाकर सभी वर्षों के लिए इराक से तेल आयात के औसत और वेनेजुएला से तेल आयात के औसत का अनुपात पूछा गया है आपसे। तो चलिए देखते हैं कि इराक और वेनेजुएला, ये रहा इराक और ये रहा वेनेजुएला। तो इन सब को अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले इनको प्लस करना है। इन सब ये तो ईरान है, इराक, ये इराक है, इराक और वेनेजुएला। तो पहले आप इराक वाले ऐड करो। इराक वाले जब आप ऐड करोगे सबको तो आपका आएगा 87 और जब वेनेजुएला वाले ऐड करोगे तो आएगा 42। अब क्या करना है, आपको इन दोनों का अनुपात निकालना है। अनुपात निकालना आपको शायद आता ही होगा कि जो दोनों डिजिट है वो एक ही नंबर से कट होनी चाहिए। तो ये 3 से कट होके 29:14। तो चलिए देखते हैं कि 29:14 किस में है। 29:14 हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि ये देखो इसमें 14:29 दिया हुआ है, लेकिन पहले इराक का और फिर वेनेजुएला का निकालना था हमें। तो पहले 29/14 आया था, तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में नाइजीरिया से तेल आयात में प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है। तो हमें नाइजीरिया का देखना है कि नाइजीरिया में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो सबसे पहले देखो नाइजीरिया कहाँ है, ये रहा। अब इनका आपको इन दोनों का पहले डिफरेंस निकालना है। अब आप जब 11.6 को 10.5 से माइनस करोगे तो ये आएगा 1.1। और जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए ऊपर वाला जो होता है उसको हम इसके नीचे लाके इसको काट देते हैं, तो गुणा में 100। तो इस टाइप से हमने इसको काटा तो 9.48 आ गया। इसी तरह आगे वाले का डिफरेंस निकालो इन सब का। इन सब का जब डिफरेंस निकालोगे तो जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है, तो 2017 वाला जो है, तो इन दोनों को हमने माइनस किया तो 2.7 हुआ। और हुआ किस पे है, 10.5 पे, गुणा में 100। इन सब को हम काटेंगे तो हमारा आएगा 25.71%। तो जो 2017 वाला है ये सबसे ज़्यादा है। इसी प्रकार हम इन बाकियों का भी निकाल के देखेंगे। बाकियों का निकालेंगे तो एक का तो आएगा 20.45% और एक का आएगा 10.69%। तो सबसे ज़्यादा 2017 वाले का है। तो पूछा भी यही गया है कि सबसे ज़्यादा किस में है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
कि 2017 में सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 में ईरान से तेल आयात कुल मिलाकर सभी वर्षों से ईरान से तेल आयात का लगभग कितना प्रतिशत है। तो चलिए देखते हैं ईरान का। अब ईरान देखो, ईरान का कौन से ईयर का पूछा है, 2017 का। 2017 का है 21.2। 21.2। और अब क्या पूछा गया कि इन सब में से पूछा गया, तो इन सब को आपको ऐड करना है। जब ऐड करोगे तो ये आएगा 99.5। तो इसके नीचे लिख दो 99.5 और इसको 100 से काट दो। जब आप इन सब को काटोगे तो आपका आंसर आएगा 21.30, यानी कि लगभग 21%। चलिए देखते हैं हमारा 21% कहाँ पे है। तो 21 हमारा थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई अवधि के लिए कुवैत से तेल आयात में पिछले वर्ष के मुकाबले प्रतिशत वृद्धि या कमी का लगभग औसत कितना है। तो आपको क्या है, कुवैत का बताना है, कुवैत का औसत। तो सबसे पहले हम कुवैत का प्रतिशत निकालेंगे। चलिए देखते हैं कुवैत कहाँ है। ये रहा कुवैत। तो उसी प्रकार इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इन सब का पहले डिफरेंस निकालेंगे तो पहले का आएगा 0.9, आया कितने पे है, 13.9 पे, गुना में 100। इसी तरह हमको क्या करना है, सबका इनके बीच का डिफरेंस निकाल के और जितने पे डिफरेंस आया है उसको नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई हम उसको कर देंगे। तो इन सब का जब हम निकालेंगे तो जो 2016 है इसका तो आएगा 6.47 और 2017 का आएगा 20.27। इसी तरह 2018 का आएगा 2.54 और 2019 का आएगा 54.78। अब इनका औसत पूछा गया है, तो औसत के लिए आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। ऐड जब आप करोगे तो 84.06 आएगा। और अब इसका औसत निकालने का तरीका क्या होता है, ये कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 ही देखने में, क्योंकि 2015 तो इसमें गिना ही नहीं जाएगा, क्योंकि 2016 में जो क्या है 2015 की अपेक्षा वृद्धि हुई है, तो इसमें 4 डिजिट होंगे। तो जब हमने इनको काटा तो हमारा आंसर आया 21.01। तो चलिए देखते हैं 21.01 किसमें है। 21.01, तो इसका मतलब है कि 21% हमारा आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पी और क्यू क्रमशः 2019 और 2017 के सभी देशों से तेल आयात के औसत है, तो पी और क्यू क्या है, पी को तो हमने माना है 2019 और क्यू को माना है 2017। सभी देशों से तेल आयात के औसत है, तो औसत निकालना है पहले तो आपको, और फिर पी माइनस क्यू लगभग किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं 2017 और 2019, जिसको हमने पी और क्यू माना है। तो ये 2017 और ये 2019 वाले हैं। तो पहले आपको क्या करना है, जो 2017 वाले जिसको हमने पी माना है, तो उनको आपको ऐड करो। जब आपने इन सब को ऐड किया तो ये आएगा 95.7। अब औसत पूछा गया है, तो औसत के लिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 से हम इसको काट देंगे। तो जब हमने इनको काटा तो हमारा आया 15.95।
इसी तरह हमने 2019 वालों को पहले जोड़ा, जोड़ने पे कितना आया 116.3। अब इनका अनुपात निकालो। अनुपात भी 6 से जब हम इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 19.38। अब क्या करना है, इनको क्या बोला है कि P माइनस Q, तो इनको क्या करना है माइनस कर देना है। जब हम इनको माइनस करेंगे 19.38 में से 15.95 तो हमारा आंसर आएगा 3.43। चलिए देखते हैं 3.43 कहाँ है। 3.43, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब TL यानी कि टीचिंग जो लर्निंग मॉडल अपनाया जाता है तो निम्नलिखित में से किसे सही माना जाएगा। तो आपको बताना है कि किसे सही माना जाएगा। तो इसमें राइट आंसर बनेगा कि जो शिक्षण और अधिगम क्या है, अभिन्न संबंध होता है इन दोनों का, क्योंकि जहाँ जहाँ शिक्षण होता है वहाँ अधिगम जरूर होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि शिक्षण और अधिगम में क्या संबंध है। तो जहाँ शिक्षण होगा वहाँ अधिगम होगा, लेकिन ये बात ध्यान रखना, जहाँ अधिगम होगा वहाँ शिक्षण हो ये ज़रूरी नहीं होता। तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से किस स्तर के शिक्षण में तथ्य और सूचना पर विशेष बल दिया जाता है। तो तथ्य और सूचना पे बल दिया जाता है स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी स्तर पर। मेमोरी स्तर सबसे लो लेवल का होता है, जिसमें बच्चे का क्या है, शिक्षक के प्रति बहुत महत्वपूर्ण जो है भावना होती है और बच्चा टीचर पे बहुत अधिक विश्वास करता है। तो इसमें क्या है, ओनली रटाया जाता है स्मृति स्तर में। तो तथ्य और सूचना पे ज़्यादा से ज़्यादा इस पे बल दिया जाता है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक विद्यार्थी के अधिगम को प्रभावित करने का उचित तरीका सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण में रूपांतरण परक उपागम का प्रयोग करना चाहता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप उचित माने जाएंगे। तो अब देखो कौन कौन से सही माने जाएंगे इसके। विद्यार्थियों के लिए सम्मान और विश्वास की भावना ये बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के प्रयासों के लिए पुरस्कारों को बढ़ावा देना तो ये गलत बात है, क्योंकि एक टाइप से पुरस्कार ही आगे क्या है, रिश्वत का रूप ले लेंगे, तो ये सही नहीं है। थर्ड है कि विद्यार्थियों के कार्य में केवल तभी हस्तक्षेप करना जब निर्धारित मानक पूरे न हो, तो ये भी गलत है, क्योंकि विद्यार्थियों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उच्च स्तरीय प्रत्याशाओं का संप्रेषण तो ये बिल्कुल सही है। सावधानीपूर्वक समस्या समाधान और निजी पहल को बढ़ावा देना तो ई भी बिल्कुल सही है। अब देखो ए डी और ई, तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंग्लिश वाले बच्चे अगर करना चाहे तो वीडियो रोक के और खुद कर सकते हैं। कि यदि शिक्षण के दौरान सहायक सामग्री का सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाए तो यह शिक्षण कार्य का स्थानापन्न हो सकता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का अगर हम प्रयोग करते हैं तो क्या वो शिक्षण यानी कि क्या वो टीचर का जो स्थान है वो ले सकती है? तो नहीं, ये बात गलत है। ऑनलाइन विधियां शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रभावी अनुपूरक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ए गलत है और
दूसरा सही है, तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मापन वस्तुओं, लक्षणों, गुणों और व्यवहारों को प्रदर्शित करने के लिए संख्याएं प्रदान करने हेतु नियमों का समुच्चय है। तो ये बात बिल्कुल सही है। परीक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें मानकीकृत प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति के व्यवहार का प्रतिदर्श प्राप्त किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, उसे अंक प्रदान किए जाते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक विभिन्न उपायों के माध्यम से अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास करता है। इसके लिए अपनाया गया उपागम किस प्रकार के शोध के दायरे में? तो गुणवत्ता में सुधार आपको पता होना चाहिए। गुणवत्ता में सुधार एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक शोध के द्वारा होता है। तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शोध विधि द्वारा कारण और प्रभाव संबंध का विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो कारण और प्रभाव पर विशेष ध्यान केंद्रित किस पे किया जाता है? तो कारण और प्रभाव आपको पता होना चाहिए कि कारण और प्रभाव प्रयोगात्मक विधि यानी कि एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है इसमें यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि शोध के निम्नलिखित सोपानों में से किस में सृजनशीलता और कल्पना की वृद्धि सबसे बड़ी होती है? तो सृजनशीलता और कल्पना किस में होती है? परिकल्पना निर्माण और परिकल्पना परीक्षण में। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। तो पहला है कि शोध में आईसीटी के प्रयोग से शोध परिणामों की अभिगम्यता और परिशुद्धता सरल हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आगे है कि एक शोध को शोध प्रबंधन लेखन के संदर्भीकरण और प्रारूप की विभिन्न शैलियों का अनुपालन करना पड़ता है ताकि आईसीटी का अनुप्रयोग किया जा सके। तो अब बताओ, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया इस क्वेश्चन में कि शोध में आईसीटी के प्रयोग से शोध परिणामों की अभिगम्यता और परिशुद्धता सरल हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। एक शोधकर्ता को शोध प्रबंधन लेखन के संदर्भीकरण और प्रारूप की विभिन्न शैलियों का अनुपालन करना पड़ता है ताकि आईसीटी का अनुप्रयोग किया जा सके। तो ये बात नहीं होती, क्योंकि आईसीटी का प्रयोग केवल क्या है, डाटा की गणना करने और उसे संरचित करने, संगठित करने के लिए किया जाता है, ना कि उसको विभिन्न शैलियों का अनुपालन करना ही करना पड़ता है। तो ए हमारा सही है और आर सही नहीं है, तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रामाणिकता सुनिश्चित करने हेतु शोधकर्ता को उन मूल्य स्रोतों को इंगित करना होता है जहां से प्रदत्त लिए गए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रदत्त विश्लेषण और निर्वचन में शोधकर्ता को प्रयुक्त पद्धतियों को उपेक्षित कठोरता और अनुपयुक्तता का प्रदर्शन करना पड़ता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो
समाचार पत्र में अस्पष्ट छपाई कब होगी? जब क्या होगा? भौतिक ध्वनि यानी कि शोर जब होगा। तो ए का 3, ए का 3, एक में ही है तो एक से हमारा आंसर आ रहा है। चलो आगे देखते हैं कि संदेश की विभिन्न समझ कब होगी? जब अर्थहीन ध्वनि यानी कि जब बहुत सारे अर्थ निकल रहे हो तो संदेश को समझ ही नहीं पाएंगे। संदेश का निष्क्रिय श्रोता अभिग्रहण कब होगा? जब क्या होगा? मनोवैज्ञानिक ध्वनि होगी। कुछ सजातीय समूह के प्रति पूर्वाग्रह कब होता है? सांस्कृतिक स्टीरियोटाइपिंग की वजह से। तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जनसंपर्क माध्यम के फलनों के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले जनसंपर्क किस में आता है? सबसे पहले आएगा सूचना में, यानी कि सबसे पहले होगा हमारा बी। सूचना के बाद क्या है? सूचना के बाद होगा शिक्षा, और शिक्षा के बाद में क्या होता है? मनोरंजन। मनोरंजन के बाद में आएगा अपना संस्कृति का प्रसारण, और फिर लास्ट में आएगा सामाजिक एकीकरण। तब देखो BEACD किस में बन रहा है? BEACD, तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। तो अब आपको बताना है कि एक समाज जनसाधारण को इसकी भाषा, रिवाजों, इतिहास तथा भूगोल द्वारा एकत्रित करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जनसाधारण द्वारा समाज की एकता उसकी संप्रेषण प्रणाली तथा संस्कृति द्वारा सुकर बनाती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। बात तो दोनों सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है या नहीं, इसके लिए आपको क्या है, इन दोनों के बीच में क्योंकि लगा के और दोनों लाइनों को पढ़ना है। जब क्योंकि लगा के हमने दोनों लाइनों को पढ़ी तो ये एक दूसरे में बिल्कुल सही मैच कर रही है। तो इसका मतलब है कि एक और आर दोनों सही है, और आर जो क्या है, एक ही सही व्याख्या है। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? यह एक छनन प्रक्रिया है? नहीं। अवरोध रहित प्रक्रिया है? नहीं, क्योंकि अवरोध भी संप्रेषण में कभी कभी होता है। जीवन पर्यंत प्रक्रिया है? तो ये बात बिल्कुल सही है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है? ये बात भी बिल्कुल सही है। और सामूहिक है? तो ये सामूहिक भी होती है। सी, डी और ई, तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षण और अधिगम की निम्नलिखित में से किसका उप प्रकार बनाता है? तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षण और अधिगम वैकल्पिक शिक्षा का जो हमें उप प्रकार बनाता है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 36% जो अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र ने 90 अंक प्राप्त किए और 9 अंकों के अंतर से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। अधिकतम अंकों की गणना कीजिए। तो आपको इसमें क्या करना है? सबसे पहले तो कितने प्रतिशत बताया है? 36%। तो पास होने के लिए तो 36/100, और कितने अंक लिए? 90, और फेल कितने अंक से हुआ? 9। तो यानी कि टोटल 99 अंक चाहिए थे। अब इसको दूसरी तरफ जब हम लेके आएंगे तो हमारा होगा 99 गुना, ये उल्टा हो जाएगा 100/36। अब इनको काटो। जब हमने 3 पे काटा इसको तो 33 और 12, फिर 3 पे काटो, ऊपर 11 और नीचे 4। अब 4 को 100 से हम काटेंगे तो 25 की और 11 की हमने जब मल्टीप्लाई की तो 275 आया।
275, तो 275 यानी कि सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धनराशि को 2 वर्ष की अवधि के लिए 6% ब्याज की दर से, साधारण ब्याज कितने रुपए है, 300 रुपये है, उसी अवधि के लिए उसी दर पर तथा उसी धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज होगा। तो चक्रवर्ती ब्याज आपको बताना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 300 गुणा 100/12, जब हमने इनको काटा तो हमारा आया 2500। अब क्या करना है, 2500 जो आया, 2500 को 6% दिया हुआ तो 106 आ जाएगा, और नीचे 100, इनको काटो तो ये आएगा ऊपर 53 और नीचे 52। इनका स्केयर करोगे, जब हमने इनका स्केयर करके निकाला तो 25 गुणा में 2809/2500। अब 2500 से 2500 कट हो गया। अब 2809 में से हमने 2500 जब माइनस किए तो हमारा आंसर आया 309। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60, 30, 20, 15 के अनुक्रम के अगले तो 2 पद क्या होंगे। तो अब देखो, 60 को जब पहले 1 से हमने काटा तो 60 आया, 60 को जब हमने 2 से काटा तो 30 आया, जब हमने 60 को 3 से काटा तो 20 आया, 60 को 4 से काटा तो 15 आया। इसी प्रकार हमें आगे क्या करना है, 60 को 5 से काटना है तो 12 आएगा, और फिर 60 को 6 से काटना है तो फिर 10 आएगा। तो 12 और 10 यानी कि फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2 शहरों P और Q 360 किलोमीटर की दूरी है, इन दोनों के बीच में दूरी 360 किलोमीटर की है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से P और Q तक जाती है और P पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या है, वापस लौट आती है। कार की औसत गति, जब एक तरफ जाना और आना हो तो आपको पता होना चाहिए कि 2 गुना में क्या होगा, 40 गुना में 50, और नीचे क्या होगा 40 जमा में 50। अब इनको हमें क्या करना है, ऊपर वालों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 80 और 8 पंजे 40, 4000 आएगा। 4000 को क्या है 90 से हमें काटना है। अब देखो 400 को 9 से जब हमने काटा तो 44 पॉइंट और कुछ आएगा इसका। ठीक है, तो फिर क्या है इसका आंसर, इसका आंसर वैसे तो ए होना चाहिए, लेकिन NTA ने क्या है इस क्वेश्चन को ही काट दिया क्योंकि इसका सही आंसर नहीं बन रहा था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 54, 72 आगे 9 लिख दिया, 63, 42 6 लिख दिया, 75, 84 6 लिख दिया, और 92, 37 P, तो P का मान क्या होगा ये आपको पूछा गया है। तो अब देखो 54, 72 है वो 9 से कट रहा है। इसी तरह जो 63, 42 है, 63, 42 है वो क्या है 6 से कट रहा है। इसी तरह 75, 84 भी 6 से कट रहा है। तो ये पूछा गया है कि 92, 37 किस से कटेगा। अब ऑप्शन उठाओ, क्या ये 2 से कटेगा, नहीं, 4 से कटेगा, नहीं, 5 से कटेगा, नहीं, तो ये 3 से पूरा कटेगा। 3 3 9, 3 7 21 और 3 9 27। तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोध प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बोध प्रत्यक्षीकरण होता है वस्तुओं के साथ कुछ अवयवों के परस्पर व्यवहार द्वारा उत्पन्न शुद्ध संज्ञान। तो ए का डी। अनुमान क्या होता है? शब्द एवं उसके संकेतों के बीच संबंध का ज्ञान क्या कहलाता है? संज्ञान जो अन्य संज्ञान को मानता है तो वो कहलाता है अनुमान। तुलना क्या होती है? तुलना होती है कि शब्द एवं उसके संकेतों के बीच संबंध का ज्ञान। और शब्द क्या होता है? विश्वास पात्र व्यक्ति का कथन तथा उसके अभिप्राय को समझने में सुसंगत। तो अब देखो ए का 4, बी का ए, तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन का अंतर्निहित कारण यानी कि समवायी अरस्तु द्वारा दिए गए कौन से कारणों के सदृश्य है? तो ये है भौतिक कारण के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित न्याय वाक्यों पर विचार कीजिए। ये पहाड़ी में आग है क्योंकि उसमें धुआं है। जिसमें भी धुआं होता है उसमें आग होती है। उस पहाड़ी में धुआं है जो निरपवाद रूप से आग से संबंधित है। अंत पहाड़ी में आग है। इस न्याय वाक्य में उपनय क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि पहाड़ी में आग है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये प्रतिज्ञा है। क्योंकि उसमें धुआं है तो इसको हम बोलेंगे हेतु। जिसमें भी धुआं होता है उसमें आग होती है। उदाहरण है इसका पहाड़ी। तो ये उदाहरण है। इस पहाड़ी में धुआं है जो निरपवाद रूप से आग से संबंधित है। तो ये है उपनय। ये क्या है? उपनय। और अंत उसमें आग है तो ये क्या है? निगमन। अब पूछा क्या गया है कि उपनय क्या है इसमें? तो डी उपनय है। तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको इनकी सीक्वेंस भी याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि पहले प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और फिर निगमन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तर्कशास्त्र में लघु पद में मध्य पद की उपस्थिति को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है पक्षधर्मिता। तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीवित देवदत्त या तो अपने घर में है या जीवित देवदत्त अपने घर में नहीं है। अतः जीवित देवदत्त कहीं और है। उपरोक्त किस प्रमाण का उदाहरण है? तो ये अर्थापत्ति है। यानी कि इसमें क्या कहा जाता है कि जब जीवित देवदत्त अपने घर में नहीं है तो क्या है? या तो अपने घर में है या कहीं और है। क्योंकि वो जीवित है तो कहीं ना कहीं तो है। तो इसका मतलब होता है अर्थापत्ति। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक स्टोरेज और द्वितीय स्टोरेज में भेद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राथमिक स्टोरेज धीमा नहीं होता तो पहला ही गलत है, तेज होता है। अब दूसरा है कि प्राथमिक स्टोरेज तेज सही है। अधिक खर्चीला और अनवरत होता है, अनवरत नहीं होता। क्योंकि ये एग्जाम्पल के तौर पे हम रैम को लेते हैं, अनवरत होता है स्थायी। तो ये स्थायी नहीं होता, ये अस्थायी होता है। तो बी भी हमारा गलत हो गया। प्राथमिक स्टोरेज तेज, ये बात सही है। कम खर्चीला नहीं होता। तो नेक्स्ट देखते हैं कि प्राथमिक स्टोरेज क्या है? तेज, अधिक खर्चीला और अनवरत नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर सेकंड जो स्टोरेज है उसके बारे में पूछता तो सेकंड स्टोरेज क्या होता है? धीमा और कम खर्चीला होता है।
और अनवरत यानी कि जो स्थायी भी होता है। तो हमें प्राथमिक स्टोरेज के बारे में पूछा है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्टोरेज में क्या आएगा, रैम और रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि स्वयं भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को बढ़ाना है। तो स्वयं जो है ऐसी कुछ बात नहीं है। स्वयं एक ऑनलाइन पोर्टल है, एजुकेशन पोर्टल है, तो ये हमारा गलत है। ई तंत्र ICT मुंबई द्वारा MHRD NSECIT के माध्यम से कंबेडेड सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स की शिक्षा के प्रसार के लिए एक पहल है। तो ये इस तरह की कोई पहल नहीं है। तो 1 और 2 दोनों क्या है, गलत हो जाएंगे। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सर्च इंजन को वेब ब्राउज़र के रूप में जाना जाता है। तो सर्च इंजन को वेब ब्राउज़र के रूप में नहीं जाना जाता। ये आगे 189.365.250.2 एक वैध IP एड्रेस का उदाहरण है। तो ये एक वैध नहीं, अवैध जो एड्रेस का उदाहरण है। तो बी भी गलत है। तो 1 और 2 दोनों गलत है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो देखो, रैम क्या होती है, रैम होती है कंप्यूटर पर वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों को चालू रखता है। और रैम क्या है, एक प्राथमिक स्टोरेज है। DVD रोम क्या होता है, DVD रोम को बोला जाता है कि जिसमें केवल एक बार लिखा जाता है। ALU किस लिए यूज होता है, गणना और तुलना संबंधी सभी संक्रियाएं करता है। और CPU तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो अब देखो कौन सा इसमें सही मिल रहा है, 1 का 4, 1 का 4, तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधूरे वाक्यों को आपको पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं कि 3G डैश रेंज की बेतार प्रौद्योगिकी है। तो ये क्या है, एक 3G एक लंबी रेंज की बेतार प्रौद्योगिकी है। कुछ क्रियाकलापों के लिए डैश बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है जिन्हें 3G द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो कुछ के लिए क्या होती है, जो उच्च, इन दोनों में C लिख दिया, यहाँ पे D आना था। बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है जिन्हें 3G द्वारा नहीं किया जा सकता। ब्लूटूथ क्या है, ब्लूटूथ एक छोटी रेंज की यानी कि इसके बाद में आएगा C, रेंज की बेतार प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग डेटा ट्रांसफ़र के लिए डिवाइसों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ डेटा ट्रांसफ़र का डैश कीमत वाला, तो कौन सी कीमत वाला है, निम्न कीमत वाला साधन है। तो अब देखो ADCB किस में बन रहा है, ADCB, तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ईंधनों को उसके दहन पर प्रति इकाई ऊर्जा प्राप्ति पर उत्सर्जित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के संदर्भ में अवरोही यानी कि उतरते क्रम में आपको बताना है। तो प्राकृतिक गैस दिया हुआ है, कोयला दिया हुआ है, गैसोलीन दिया हुआ है और प्रोपेन दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है कोयला करता है। कितनी करता है, 215 पॉइंट समथिंग। फिर उसके बाद में करता है गैसोलीन, गैसोलीन कितनी करता है, 157
2। और फिर करता है प्रोपेन। प्रोपेन कितनी करता है 139 ही करता है। और प्राकृतिक गैस कितनी करता है 117 करता है। तो अब इनकी आप सीक्वेंस लगाओ कि सबसे पहले आएगा कोयला, तो B2 में दिया हुआ है। फिर आएगा C यानी कि गैसोलीन, और उसके बाद में आएगा D, और उसके बाद में आएगा A। तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए सतत विकास लक्ष्यों के साथ सहलाभ है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 दिए हुए हैं उनको आपको याद करना है। तो वो पूछा गया है कि इसमें क्या क्या और सहलाभ होता है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये बात बिल्कुल सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी बात बिल्कुल सही है। नहीं सॉरी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो हुआ था 1987 में ओजोन परत के लिए। उसमें क्या कहा गया था कि 2050 तक अगर हमने ओजोन परत के नियमों को पालन कर लिया तो जो ओजोन में होल है तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसमें नहीं होगा। पेरिस समझौता होगा, जैव विविधता संबंधी अभिसमय भी होगा, और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी अभिसमय भी होगा, यानी कि बी में नहीं होगा। तो बी को काट के A, C, D और E, तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डीजल वाहन है, डीजल वाहन अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सूक्ष्म कण फाइन पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जित करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। डीजल इंजन उच्च वायु ईंधन अनुपात वाले सांद्रण मिश्रण से चलते हैं। तो ये बात गलत है, क्योंकि ये उच्च वायु ईंधन वाले अनुपात से नहीं चलते, ये जो निम्न वायु ईंधन अनुपात वाले तनु मिश्रण से चलते हैं। तो सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। ए सही है और दूसरा गलत है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शहर में 8 घंटों की अवधि के दौरान उसके शोर स्रोतों को समकक्ष ध्वनि दाब स्तर के माध्यम से 80 डेसिबल यानी कि ए बताया गया है। यहाँ ए किसको संदर्भित कर रहा है, तो 8 घंटे में 80 डेसिबल, तो इसका क्या है, एक प्रकार से हमने भार मापा है, तो माप में प्रयुक्त होने वाले एक प्रकार के भार को संदर्भित करता है। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 कथन दिए गए हैं, एक को भी कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। तो नदियों में कार्बनिक प्रदूषण की समस्या प्राय गर्मियों के महीनों में बदतर होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों होती है, क्योंकि अपेक्षाकृत अधिक जल तापमान की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट की स्थिति तीव्रतर हो जाती है। तो हमने इनके बीच में क्यों की लगाया और क्यों की लगा के देखा कि ये एक दूसरे पे बिल्कुल सही बात बैठ रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य था मुक्ति अथवा उद्धार करना। नेक्स्ट है कि उच्चतर शिक्षा तक पहुंच के अवसर विस्तारित करने के लिए मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली का आरंभ करने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस पर बल दिया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 है, इन्होंने इस पे बल दिया था। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना कि भारतीय दर्शन में
भारतीय दर्शन की निम्नलिखित कौन सी प्रणाली वेदों के प्रति विरोधात्मक है? तो जो बौद्ध मत, जैन मत और चारवाक जो मत है ये वेदों के प्रति विरोधात्मक है, क्योंकि चारवाक दर्शन कह रहा है कि दो ही जो हमारे प्रमाण है वो है। जैन मत कुछ भी बोल रहा है, बौद्ध मत अलग कुछ बोल रहा है, लेकिन पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ऐसी कोई बात नहीं है। तो सी, डी और ई, तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्थागत स्वायत्तता शैक्षणिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ये बात बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्थागत स्वायत्तता अभी कितने जो शैक्षणिक केंद्रों को दी गई है हाल ही में, तो 60 को दी गई है। संस्थागत स्वायत्तता का मतलब होता है कि जो शैक्षणिक संस्थान है वो अपना खुद का निर्णय खुद ले सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। संस्थागत स्वायत्तता के बिना शैक्षणिक स्वतंत्रता संभव नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो ए सही है और सेकंड गलत है, तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डेलर्स आयोग की रिपोर्ट में वर्णित शिक्षा के 4 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ वसुदेव कुटुंब के भारतीय मूल्यों को दर्शाता है? तो वसुदेव कुटुंब के भारतीय मूल्यों को दर्शाता है सहयोग के साथ जीने के लिए अधिगम। तो ये डेलर्स रिपोर्ट की जो 4 स्तंभ थे, ये 4 स्तंभ है। इनमें से वसुदेव कुटुंब की बात सहयोग के साथ जीने के अधिगम के अंतर्गत आती है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं अगर इच्छुक है तो। ये देखिए, वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। व्यवसाय में वैश्विक रणनीति क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए, इसका आंसर आएगा कि प्रत्येक देश में समान उत्पाद और समान तरीके से विपणन करना, तो इसका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक रणनीति का क्या अर्थ है? तो इसमें आएगा वैश्विक रणनीति का अर्थ है कि प्रत्येक प्रतिस्पर्धा बाजार में एक विपणन मिश्रण को अपनाना, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व स्तरीय उपागम का क्या लाभ है? विश्व स्तरीय उपागम का लाभ, एनटीए ने इस क्वेश्चन को क्या है डिलीट कर दिया। तो इसमें जिसने जो भी आंसर दिया था उसके समान अंक मिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वैश्विक रणनीति स्थानीय स्थितियों से वंचित है तो क्या है, व्यावसायिक परिणाम क्या होंगे? तो इसका राइट आंसर आएगा कि मीडिया विज्ञापन अभियानों में अधिक निवेश, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गद्यांश में ग्लोबल ब्रांडों का आंकलन यह है कि व्यवसाय विपणन का ग्लोबलाइजेशन एक वास्तविकता है, तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज का हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और आपके लिए ये हेल्पफुल भी होगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप इसमें कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।